और आज थोड़ा सा नेटवर्क में एक प्रॉब्लम है। मैं सुबह एक कोर्स करता हूं तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं अपना वीडियो ऑफ रखूंगा सो दैट हम अच्छे से कम्युनिकेट कर सके, मेरी बातें आवाज बीच में ना कटे। तो इसके लिए मैं आज वीडियो ऑफ रखूंगा। तो मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके इस शानदार वेलकम का। और इस शानदार वेलकम की वजह से मेरे अंदर इतनी एनर्जी आती है दैट मैं वो डिलीवर कर पाता हूँ जो मैंने सोचा भी नहीं था। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच आप सभी लोगों के लिए। और समय को बचाते हुए मैं सीधा रिक्वेस्ट करूंगा खालिद जी से कि वो पीपीटी के ऊपर आएंगे, क्योंकि आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। आज अब तक हमने बात करी है, सबसे पहले हमने बात की नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर पोटेंशियल। दूसरी बात हम लोगों ने की वेस्टीज का फ्यूचर पोटेंशियल। और तीसरी जो हमने बात की, जो हमने 3 दिन लगातार बात की, वो बात की फ्यूचर पोटेंशियल ऑफ यू। आपके अंदर वो क्या ताकत है, वो क्या संभावनाएं हैं, आप क्या कर सकते हैं। अब डायरेक्टली हम बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए हमें क्या क्या करना है और कैसे कैसे करना है। ये जो भी मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगा, इसका क्रेडिट मैं देना चाहता हूं अपने सभी गुरुजनों को, जितने भी मेरे अपलाइंस हैं, जिन्होंने समय समय पे मुझे सिखाया। इसका क्रेडिट मैं देना चाहता हूं उन सभी बुक्स को, उन सभी किताबों को जिनसे मैंने कुछ भी सीखा और वो सारी लर्निंग्स। और इसका क्रेडिट साथ ही साथ मैं देना चाहता हूं उन सभी अदर कंपनी के लीडर्स जिनके जरिए मैंने ये सब कुछ सीखा। इसका क्रेडिट मैं उन लोगों को भी देना चाहूंगा। और साथ ही साथ ये क्रेडिट मैं देना चाहूंगा गॉड को और पेरेंट्स को। तो वो जो भी एजुकेशन है, जो भी मैंने आज तक सीखा है, वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों एक बात बताना चाहूंगा कि नेटवर्क बनाना एक कमाल की चीज है, और जिन लोगों को इस रहस्य का पता लग जाता है दोस्तों, वो अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी खुशियां हासिल कर सकते हैं। और इसे बनाते समय हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है। अगर नींव आपने सही रखी तो बिल्डिंग कितनी भी ऊंची बन सकती है। इसका जीता जागता उदाहरण है हमारे सिद्धार्थ सर। उन्होंने नेटवर्क को इस तरीके से बिल्ड किया। इसका जीता जागता उदाहरण है हमारे बाली सर। उन्होंने नेटवर्क को इस तरीके से बिल्ड किया। जी हाँ दोस्तों, बाली सर और सिद्धार्थ जी दोनों लोगों ने नेटवर्क बिल्ड किया है। उन्होंने 1-to-1 प्लान दिखाए हैं। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका हमें ध्यान रखना है, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हमें अवॉइड करना है। कुछ गलतियां हमसे होती हैं जो हमें बिल्कुल नहीं करनी है। आपने अक्सर देखा होगा एक मकान बनाने वाले मिस्त्री को, जब भी वो ईंट के ऊपर ईंट रख के चिनाई करते हैं, तो आपने देखा होगा एक धागे के अंदर एक लट्टू लटका होता है, उससे वो दीवार की बैलेंसिंग चेक करते हैं। दोस्तों अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो दीवार टेढ़ी होने की संभावनाएं हो जाती हैं, और टेढ़ी दीवार कब गिर जाएगी किसी को नहीं पता। तो नेटवर्क बिल्डिंग एक बड़ी मजेदार चीज है जिसमें कुछ चीजों का ध्यान रख के हम इसे बड़ा शानदार बना सकते हैं। हमसे ही कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिसकी वजह से हमें फेलियर देखने को मिलता है। तो हम आज बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे उन सभी चीजों को। और ये सारी चीजें मैं डिस्कस करूं उससे पहले नेटवर्क की पावर क्या है उसे देखने के लिए हम एक वीडियो देखेंगे। खालिद जी, आई वुड रिक्वेस्ट, हम वीडियो प्ले करेंगे जिसे हम बोलते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। चक्रवृद्धि, जो ब्याज के नाम से आप जानते होंगे, कंपाउंडिंग बोलते हैं चक्रवृद्धि। उसकी ताकत क्या है, अगर हमने सही ढंग से नेटवर्क बना दिया तो हम क्या कर सकते हैं। एक कवि हुआ करता जरिए था। आपको देखने को उसकी माली हालत इतनी खराब हुई कि घर में खाने के लाले पड़ गए। इसी कारण उसने महल में जाकर राजा से मदद मांगने का फैसला किया। राजा के बुलाए जाने पर उसने अपनी कविताएं पढ़नी शुरू कर दी। वाह 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 वाह। राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसने कवि से अपना इनाम मांगने के लिए कहा। कवि ने मोहरों से सजे शतरंज की ओर इशारा करते हुए कहा, महाराज, अगर आप पहले खाने में चावल का एक दाना रखें और हर खाने के लिए उसे दुगना करते जाएं, तो मैं समझूंगा मुझे मेरा इनाम मिल गया। बस इतना ही? राजा ने पूछा। सिर्फ चावल का एक दाना और सोना नहीं? जी हाँ महाराज। तो फिर ऐसा ही हो।
दरबारियों ने चावल के दाने रखने शुरू कर दिए। पहले खाने में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 4, चौथे में 8। इस तरह वो रखते गए। जब 10वें खाने में चावल रखने की बारी आई तो उन्हें चावल के 512 दाने रखने पड़े। 20वें खाने तक संख्या बढ़कर 5,24,288 हो गई। आधे हिस्से तक आते आते 32वें खाने में चावल के दानों की गिनती 214,74,83,648 हो गई। जल्द ही गिनती अरबों खरबों में बढ़ गई। आखिरकार अभागे राजा को अपना पूरा राजपाट उस चतुर कवि के हाथों सौंपना पड़ा और इसकी शुरुआत चावल के सिर्फ 1 दाने से हुई थी। कहानी की सीख, चक्रवृद्धि की तो हम लोगों ने देखा कि अगर नेटवर्क को सही ढंग से निर्माण किया जाए, स्पॉन्सरिंग सही ढंग से की जाए, तो हम कितना बड़ा नेटवर्क बना सकते हैं। और इसको हम देख सकते हैं सिद्धार्थ जी के नेटवर्क और उनकी इनकम से, और बाली सर के नेटवर्क और उनकी इनकम से, राइट। तो आई होप हम सभी लोग रेडी हैं, और अगर रेडी हैं तो एक बार हम लोग हाथ खड़ा करेंगे और चैट बॉक्स में हम लोग यस लिखेंगे फटाफट से, तेजी से। क्या बात है, ये जोर से बोलो जय माता की वाला एक एक्टिविटी है, सो दैट मुझे पता रहे कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। परफेक्ट, बहुत बढ़िया, शानदार, आप सभी लोग बहुत अटेंटिव होकर के सुन रहे हैं। थैंक यू सो मच। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, थैंक यू। इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं कुछ चीजें आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूंगा। देखिए, हम जूम के ऊपर इंटरेक्शन कर रहे हैं, जूम के ऊपर पार्टिसिपेट करने के कुछ नियम हैं। बाकी सारे नियम तो हम डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन कई बार ऐसी घटनाएं हमारे साथ हो जाती हैं जूम को इस्तेमाल करते समय। अगर आप इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं या कहीं बैठे हुए हैं तो ही अपना कैमरा ऑन करके रखें। अदरवाइज अगर कहीं भी आप मूव कर रहे हैं या कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं तो आप अपना कैमरा अच्छे से चेक कर लें कि वो बंद हो गया है। कई बार बड़ी ऑड सिचुएशन हमारे बीच में आ जाती हैं, कुछ लोग कैमरा ऑफ करना भूल जाते हैं और कुछ गड़बड़ हमसे हो जाया करती है। तो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, कृपया करके आप अगर कहीं भी मूव करते हैं या कुछ और करना चाहते हैं मीटिंग अटेंड करने के अलावा, तो प्लीज मेक श्योर कि आपका कैमरा ऑफ हो जाए। और दूसरी चीज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, दोस्तों, ये जो मीटिंग हो रही है ये आपका और हम लोगों का सभी लोगों का एक पार्टिसिपेशन है। हम लोग मिलकर के इस मीटिंग को इसलिए अटेंड नहीं कर रहे हैं कि हमें कुछ सीखना है। ये मीटिंग हम इसलिए अटेंड कर रहे हैं क्योंकि हमें बहुत सारे लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करनी है। तो कृपया करके इस मीटिंग को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करें, इस मीटिंग में फुल्ली पार्टिसिपेट करें और इग्नोर करें उन सभी चीजों को जो टेक्निकल एरर होती हैं। हम सभी लोग कोशिश करते हैं कि कोई टेक्निकल एरर ना आए। इंटरनेट से संबंधित कई बार कुछ दिक्कतें होती हैं, तो उनके ऊपर हमें फोकस नहीं करना है। और जो जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं वो पूरी कोशिश करते हैं कि हम इन चीजों को ठीक रखें, लेकिन अगर कोई गलती हो जाती है तो प्लीज इग्नोर करें और मीटिंग में पार्टिसिपेट करें और मीटिंग को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करें। और मैं वंस अगेन रिपीट करना चाहूंगा, कैमरे का बहुत खास ध्यान रखें, कैमरे और माइक्रोफोन का। अगर आप मीटिंग अटेंड कर रहे हैं तो ऑन रहना चाहिए, अदरवाइज कैमरा बहुत ध्यान से हमें चेक करना है कि वो ऑफ हो गया हो। कुछ घटनाएं हमारे बीच में ऐसी हुई हैं जिनकी वजह से मैं बार बार आपको इस बारे में बोल रहा हूं, तो हमें बहुत ध्यान से इन चीजों का ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, नेटवर्क बिल्डिंग एक प्रोसेस है 5 साल का। ये आपके सामने जो प्रेजेंटेशन स्लाइड आई है इसे हम ध्यान से देखेंगे। इसमें लेफ्ट हैंड साइड पे ऊपर सबसे ऊपर लिखा हुआ है बिल्डिंग नेटवर्क, बीच में इसके साइड में लिखा हुआ है इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ नेटवर्क और थर्ड कॉलम में लिखा हुआ है लर्निंग। दोस्तों, ये प्रोसेस हमें 5 साल फॉलो करना होता है। और अगर हम एक बड़ी पिक्चर को देखने की कोशिश करें, ब्रॉड व्यू देखने की कोशिश करें, तो नेटवर्क मार्केटिंग में हम लोगों को करना क्या होता है, पहला फेज हमें करना होता है एक नेटवर्क का निर्माण।
दूसरे फेज में हमें करना क्या होता है कि हम नेटवर्क की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। और तीसरा जो फेज होता है उसमें हम लर्निंग के ऊपर ध्यान देते हैं, और लर्निंग में क्या क्या पार्ट आते हैं वो मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बिल्डिंग अ नेटवर्क। नेटवर्क बनाने के लिए हमें क्या करना है। दोस्तों, बाली सर ने एक बहुत अच्छा वीडियो हम लोगों के लिए बनाया है जिसमें उन्होंने बताया है 7 बेसिक्स के बारे में। ये वही 7 बेसिक्स हैं जिनके जरिए नेटवर्क का निर्माण किया जाता है। और 7 मिस्टेक्स, ये वही 7 मिस्टेक्स हैं जो जाने और अनजाने में, जैसा मैंने लास्ट में बताया था कि हम लोग प्रोग्राम्ड मशीन्स हैं, हम लोग बचपन से कुछ सीखते आए हुए हैं। उस प्रोग्रामिंग की वजह से हमसे कुछ गलतियां होती हैं और मजे की बात, हमें उन गलतियों के बारे में पता नहीं हो रहा होता। तो इस चैप्टर को करने के लिए मुझे आपकी परमिशन चाहिए होगी, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी बातें होंगी जो शायद आपको बुरी लग सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, वो शायद आपको बुरी लग सकती हैं, लेकिन उन बातों को बताने का उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि भूल के भी आपसे वो मिस्टेक्स ना हो, क्योंकि वो मिस्टेक्स अगर होंगी तो आपके नेटवर्क में गड़बड़ आएगी ही आएगी। आप अगर देखें तो जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उन्होंने 7 बेसिक्स का ध्यान रखते हुए नेटवर्क बनाने पे जितना ध्यान दिया है उतना ही ध्यान दिया है कि उनसे और उनके नेटवर्क में ये 7 गलतियां ना हो। तो जितना जरूरी ये 7 बेसिक्स हैं उससे कहीं ज्यादा जरूरी होती हैं 7 मिस्टेक्स। दोस्तों, नेटवर्क बनाने के बाद हमने एक नेटवर्क क्रिएट कर दिया, अब दूसरा काम होता है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना नेटवर्क की। तो नेटवर्क की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए हमें पावर ऑफ डुप्लीकेशन के ऊपर काम करना होता है, और साथ ही साथ ये दोनों काम करते समय हम कुछ चीजों के ऊपर काम करते हैं। अगले 5 साल हम सीखने के ऊपर ध्यान देते हैं। तो बिल्कुल बेसिक से बात करें तो 7 बेसिक्स और 7 मिस्टेक्स हमने समझा। दूसरा काम है उस नेटवर्क की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना। दोस्तों, प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड एक छोटी सी स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। आप में से कुछ लोग हरियाणा रोडवेज के बारे में जानते होंगे, बहुत सारे लोग उन बसेस में बैठे भी होंगे। हरियाणा रोडवेज की जो बसेस होती है वो बहुत पॉपुलर है हाई स्पीड पे चलने के लिए। हम चूंकि दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो हमारा कई बार बैठना हुआ है हरियाणा रोडवेज में। और जो लोग हिंदुस्तान के दूसरे कोने से हैं, तो मैं आपको बता दूं, अगर सबसे ज्यादा तेज बसेस कहीं चलती हैं तो वो हरियाणा रोडवेज की बसेस चलती हैं। अगर आपको कहीं जल्दी से किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचना है तो हरियाणा रोडवेज बस में अगर आप बैठ गए तो अगर कहीं पे आप 4 घंटे में पहुंचने वाले हैं तो वो आपको 2 या 2.5 घंटे में पहुंचा सकते हैं। तो ये क्रेडिट देता हूं मैं हरियाणा वासियों के लिए। अगर हमारे बीच में कोई हरियाणा के लोग बैठे हो तो ये आपके लिए क्रेडिट है। और प्लीज कोई माइंड नहीं करेगा, वंस अगेन इस स्टोरी का उद्देश्य सिर्फ प्रोडक्टिविटी के बारे में बताने से है। दोस्तों, एक बार क्या हुआ, एक मेरी तरफ पंडित जी थे, बहुत पूजा और कथा किया करते थे। और देखिए, एक बात तय है, जो आया है उसे ऊपर जाना है। तो पंडित जी आए, पूरी जिंदगी उन्होंने बहुत पूजा की, पाठ की, कर्मकांड किए, और अंत में वो स्वर्ग, उनको मृत्यु मिली और वो पहुंचे ऊपर जहां स्वर्ग और नरक का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो जब वो लाइन में खड़े हुए थे, वो राम नाम भज रहे थे और बहुत सारी चीज कर रहे थे, तो उनके 3 आगे एक हरियाणा रोडवेज के ड्राइवर साहब खड़े हुए थे, और उन्होंने जीन्स की लाल रंग की पैंट पहनी हुई थी, नीले रंग की टी शर्ट पहनी हुई थी, काले रंग का चश्मा लगाया हुआ था, और वॉकमैन पे वो गाने सुन रहे थे और डांस कर रहे थे हल्का हल्का सा। तो पहले नंबर आया हरियाणा रोडवेज के जो ड्राइवर थे उनका, और उनको देख करके जो वहां का डिपार्टमेंट होता है उन्होंने उनके बारे में चेक किया और आदेश दिया कि जो सबसे बढ़िया कमरा है स्वर्ग में वो इनको दिया जाए। वेरी गुड। अब वो अंदर चले गए। अब पंडित जी का नंबर आया, जिन्होंने पूरी जिंदगी पूजा पाठ किया, कर्मकांड किए। अब उनका जब नंबर आया तो उनका कर्मों का लेखा जोखा चेक किया गया, तो ये पाया गया भाई तुमने चलो ठीक ठाक काम किया है, एक काम करो, इनको ना स्वर्ग में वो कोने वाला कमरा दे दो जिसका दरवाजा टूटा हुआ है और जो सीलन जहां पे आती है और जिसकी लाइट आती जाती रहती है। अब ऐसा सुनने के बाद पंडित जी थोड़ा सा नाराज हो गए। उन्होंने बोला ये क्या तरीका हुआ, एक ऐसे इंसान को जो अजीब से कपड़े पहना हुआ है, डांस कर रहा है और गाने सुन रहा है, उसको तुमने सबसे अच्छा कमरा दे दिया, और मैंने जिंदगी भर पूजा पाठ किया, मुझे ऐसा कमरा। तो जो वहां के अधिकारी गण थे उन्होंने बोला देखो साहब, हमें नहीं पता आपने क्या किया, हम तो प्रोडक्टिविटी चेक करते हैं। तुम जब पूजा पाठ किया करते थे तो आधे से ज्यादा लोग तो सोते रहते थे,
और ये ड्राइवर साहब जब गाड़ी चलाया करते थे तो रात को तो हर आदमी को नींद आती है, लेकिन इनकी गाड़ी में जो भी आदमी बैठा होता था वो बस एक ही शब्द बोलता था, राम 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 राम। तो तुम्हारे बोलने से लोग सो जाते थे और इसके काम करने के तरीके से सोए हुए लोग भी जाग जाते थे और प्रभु का नाम लिया करते थे। तो अपने को कोई मतलब नहीं है कौन क्या करता है, अपना मतलब तो प्रोडक्टिविटी से। जी हाँ दोस्तों, हमारा सिस्टम भी प्रोडक्टिविटी के ऊपर आधारित है। आपने कितने लोगों को प्लान दिखाया, कितनी मीटिंग करी, क्या किया, ये कोई मायने नहीं रखता। 30 तारीख और 1 तारीख को जितने पीवी कंप्यूटर में लॉक हो गए और जिस स्ट्रक्चर से लॉक हो गए, 10 तारीख को आपके अकाउंट में खनखनाहट उसी हिसाब से होने वाली है। राइट? आपके अकाउंट में जो प्यारी सी साउंड आती है, जो मैसेज आता है, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड बाय डैश 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 रुपीज, ये अच्छा सा मैसेज तब आएगा जब हम प्रोडक्टिविटी के ऊपर काम करेंगे। तो दोस्तों, ये जो चैनल है इसमें हम समझेंगे प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज की जाती है। इन सभी चीजों को मैं आपसे बहुत डिटेल में एक एक करके डिस्कस करने वाला हूं। राइट? और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है लर्निंग। सिद्धार्थ जी एक बात बोलते हैं, पहले 1 साल हमें करना होता है इस बिजनेस को सीखने के लिए, दूसरे साल हमें करना होता है इस बिजनेस को सिखाने के लिए, और तीसरे साल से आगे हमें इस बिजनेस को करना होता है बहुत सारे पैसे कमाने के लिए। दोस्तों, लीडरशिप, हमें अपने अंदर लीडरशिप बिल्ड करनी होती है। हमें जो सीखना होता है वो किस लिए सीखना होता है? लीडरशिप के लिए। दोस्तों, इस बिजनेस में इन्वॉल्वमेंट होती है लोगों की। हम लोगों के साथ इस बिजनेस को करते हैं, और जहां भी हम लोगों के साथ बिजनेस करते हैं तो वहां पे एक बहुत बड़ा फैक्टर रोल प्ले करता है जिसका नाम होता है रिलेशनशिप। दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होती है अपलाइन एंड डाउनलाइन रिलेशनशिप। हम सभी या तो अपलाइन है या डाउनलाइन है। अगर किसी भी व्यक्ति ने एक आदमी को भी स्पॉन्सर कर दिया तो वो अपलाइन बन जाता है। तो हम सभी अपलाइन होने के साथ साथ डाउनलाइन भी हैं, और ये अपलाइन डाउनलाइन रिलेशन बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। दोस्तों, एक छोटी सी स्टोरी से हम इस बात को समझेंगे। एक बार क्या हुआ, एक परिवार के अंदर एक बुजुर्ग थे जो लगभग 100 साल से ऊपर के हो चुके थे। 100 साल के व्यक्ति के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड हो जाती हैं। उनकी जब एज इतनी ज्यादा हो जाती है तो उनका मेमोरी, उनकी याददाश्त डिटोरिएट हो जाती है, तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं। और बहुत सारे लोगों को लगता है, जबकि बहुत गलत सोच है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि अब ये बूढ़े हो गए हैं, अब इनकी हमारे परिवार को कोई जरूरत नहीं है। जबकि दोस्तों, जितने भी बुजुर्ग हैं उनका तो हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ आशीर्वाद ही काफी होता है। तो दोस्तों, ऐसी एक परिवार में एक गलत सोच के व्यक्ति के घर में एक पिता जो बुजुर्ग हो गए थे, उस आदमी ने सोचा कि ये दिन भर पड़े पड़े टे टे करते रहते हैं, एक काम करता हूं, इनको नदी में फेंक के आ जाता हूं रात को। अब उसने प्लान के अकॉर्डिंग रात को अपने पिताजी का मुंह बांधा, हाथ बांधा, और एक बड़े से टोकरे में रख के और उनको नदी में डालने के लिए ले चला। आधे रास्ते बाद उसने उनका मुंह खोल दिया और वो उन्हें ले जाने लगा, और जैसी नदी आई तो नदी में घुसा और उन्हें फेंकने वाला जैसे ही था, उसके पिता की आवाज आई, बेटा थोड़ा और अंदर ले जाके फेंक। अब लड़का थोड़ा सा चौंक गया, वो थोड़ा और अंदर गया, तो जैसे ही वो फेंकने वाला था, पिता ने बोला, बेटा थोड़ा और अंदर जाके फेंक, यहां तो मैंने अपने पिताजी को फेंका था, और तू जितना अंदर जाके फेंकेगा उतने ज्यादा चांसेस हो जाएंगे मेरे मरने के, और जितना ज्यादा अंदर फेंकेगा उससे ज्यादा तेरी औलाद तुझे जाकर नदी में फेंकेगी, क्योंकि ये पीढ़ियों सदियों से चली आई परंपरा है। तो दोस्तों, आज हम जो भी एक्शन करते हैं अपने अपलाइन या डाउनलाइन के साथ, उसका रिएक्शन आने वाले समय में हमें देखना ही होगा। राइट? तो बहुत महत्वपूर्ण चीज है अपलाइन एंड डाउनलाइन रिलेशन, और ये सारी चीजें मैं आपसे एक एक करके डिस्कस करूंगा। अभी मैं आपको सिर्फ एक रूपरेखा के साथ शेयर कर रहा हूं। तीसरी चीज होती है थर्ड पार्टी। दोस्तों, इस बिजनेस में थर्ड पार्टी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। थर्ड पार्टी मतलब कुछ ऐसे काम होते हैं जिन्हें आप खुद नहीं कर सकते, उन्हें कोई और ही करता है, और एडिफिकेशन उनमें से एक बहुत बड़ी बात है। तो थर्ड पार्टी का इस्तेमाल हमें बहुत सोच समझ के इस बिजनेस में करना है। कई बार आपको जरूरत पड़ेगी थर्ड पार्टी की। दोस्तों, हर व्यक्ति को थर्ड पार्टी की जरूरत पड़ती है, लेकिन थर्ड पार्टी को कहां और कैसे इस्तेमाल करना है और कितना इस्तेमाल करना है, यह जानना बेहद जरूरी है।
इससे भी रिलेटेड मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा। बेसिकली बहुत सारे लोगों के लिए शायद ये थर्ड पार्टी नया शब्द हो सकता है। थर्ड पार्टी को समझने के लिए एक कहानी से हम समझते हैं। एक बार क्या हुआ, मुल्ला नसरुद्दीन और उनकी वाइफ, मुल्ला नसरुद्दीन को आप सभी लोग जानते होंगे, बहुत अच्छे शायर रहे हैं। तो मुल्ला नसरुद्दीन और उनकी वाइफ एक बार शॉपिंग मॉल में गए, और शॉपिंग मॉल में जाने के बाद वो लिफ्ट से ऊपर जा रहे थे। तो अचानक क्या हुआ कि इन दोनों के अलावा लिफ्ट में एक बहुत खूबसूरत महिला भी थी। अब अनायास ही मुल्ला नसरुद्दीन की निगाह एक टक उस सुंदर महिला को देखने लगी, और ये बात उनकी पत्नी को पसंद नहीं आई। जी हाँ दोस्तों, शायद आएगी भी नहीं किसी को। तो आपने देखा होगा जब लिफ्ट कोई फ्लोर क्रॉस करती है तो उस समय के लिए वहां अंधेरा हो जाता है। तो जैसे ही एक फ्लोर क्रॉस करने वाली थी लिफ्ट, अंधेरा हुआ, और इतनी देर में चटाक की आवाज आई, एक थप्पड़ मुल्ला नसरुद्दीन के गाल पर लगा, और मुल्ला नसरुद्दीन ने अपने गाल पे हाथ रख लिया, और जो वो खूबसूरत महिला थी उन्होंने गुस्से में बोला, ये उम्र और इस तरह की हरकत। अब मुल्ला नसरुद्दीन बेचारे परेशान हो गए। इमीडिएट उन्होंने अपनी वाइफ की तरफ देखा, और जब वो मंजिल आई तो वो सभी लोग जब बाहर निकले, वो महिला भी बाहर निकली, और महिला के जाते ही मुल्ला नसरुद्दीन बोले, बेगम मैं सच बोल रहा हूं, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कोई चूटी नहीं काटी। तो उनकी वाइफ ने बोला कि मुझे पता है तुमने चूटी नहीं काटी। तो मुल्ला नसरुद्दीन बोले, फिर चूटी किसने काटी? तो उनकी वाइफ बोली, चूटी तो मैंने काटी थी। एक्चुअली थप्पड़ मुल्ला नसरुद्दीन को इसलिए पड़ा था क्योंकि अंधेरे में किसी ने उस महिला को चूटी काटी। तो मुल्ला नसरुद्दीन ने बोला, बेगम आप ही मार लेती थप्पड़, उस महिला से क्यों मरवाया? तो उनकी वाइफ बोली बड़े प्यार से, थर्ड पार्टी, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि तुम उसे इस तरह से घूर के देखो, और थप्पड़ में मार नहीं सकती थी, तो थप्पड़ मारने के लिए मैंने उस महिला को चूटी काटी, और उस महिला ने तुम्हें थप्पड़ मार दिया। तो जो काम आप नहीं कर सकते वो आप किसी और से करवा सकते हैं इफेक्टिवली। बट हमें बहुत ध्यान रखना है कि थर्ड पार्टी का इस्तेमाल हम किस तरीके से करें, क्योंकि कई बार ये बहुत ज्यादा बाउंस बैक भी कर जाता है, राइट। तो तीसरी चीज होती है एजुकेशन सिस्टम। दोस्तों, जो नेटवर्क हम बनाते हैं, उस नेटवर्क के अंदर जो टर्नओवर होता है, एक चीज है जो जरूरी होती है उस नेटवर्क के अंदर, उसे हम बोलते हैं संस्कार या वैल्यूज। और दोस्तों, वो संस्कार और वैल्यूज आते हैं एजुकेशन सिस्टम की वजह से। जी हाँ दोस्तों, हमारे अपलाइन समय समय पर इस तरह के प्रोग्राम्स करते हैं जिनके जरिए हमारे नेटवर्क में संस्कार डेवलप होते हैं, वैल्यूज डेवलप होती हैं। और जो भी हमारी कैपेबल अपलाइन है, चाहे वो सिद्धार्थ जी हो, चाहे वो विवेक सक्सेना जी हो, और शिवराज जी एक बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं जिसका नाम है सोच। दोस्तों, नेटवर्क बनाना और नेटवर्क से पैसे कमाना एक अलग चीज है, लेकिन अगर नेटवर्क के अंदर संस्कार आ जाए, वैल्यूज आ जाए, तो मजा आ जाता है। आपने देखा होगा अक्सर एक परिवार के अंदर पैसा तो होता है लेकिन संस्कार नहीं होते, तो वहां खुशी नहीं होती है। लेकिन दूसरे परिवार के अंदर पैसे के साथ साथ अगर संस्कार अच्छे हों तो उस घर में साक्षात भगवान का वास होता है और वहां खुशियां निवास करती हैं। तो दोस्तों, एजुकेशन सिस्टम का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है अपने नेटवर्क के अंदर संस्कार और वैल्यूज को प्रमोट करने का। अगर संस्कार रहेगा तो हम एक दूसरे को खुशी खुशी देखेंगे, उनसे बात करेंगे, हमारी अच्छी रिलेशनशिप्स होंगी। लेकिन अगर संस्कार नहीं होंगे तो शायद हम साथ साथ काम तो करें लेकिन वो खुशियां हमारे बीच में नहीं होंगी। तो ये जो स्लाइड है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम एक एक चीज को आगे आने वाले समय में डिस्कस करेंगे, इन चीजों का क्या रोल प्ले होता है। तो ब्रॉडली अगर हम देखें, नेटवर्क बिल्डिंग में काम आते हैं हमारे 7 बेसिक्स और 7 मिस्टेक्स। प्रोडक्टिविटी, जो नेटवर्क की प्रोडक्टिविटी है, जो हमें दिन रात बढ़ानी पड़ती है, जो टर्नओवर हमें बढ़ाना पड़ता है, उसके लिए पावर ऑफ डुप्लीकेशन, ट्रेनिंग्स, बुक्स, ऑडियोज और वीडियोस का काम होता है। और तीसरी चीज ये प्रोसेस है लर्निंग का। और मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों, जो जितना बड़ा लीडर, जिसका जितना बड़ा नेटवर्क, उसके अंदर कहीं ना कहीं उतनी ही ज्यादा लीडरशिप की क्वालिटी होती है। तो हमें इस बिजनेस में अगर बड़ी इनकम चाहिए तो हमें लीडरशिप के ऊपर फोकस करना होगा। और लीडरशिप लेकर के कोई पैदा नहीं होता। क्या आपने कभी सुना है जब कोई बच्चा पैदा होता है तो डॉक्टर ने कभी ये बोला हो, ये लो जी, ये पप्पू पैदा हुआ है, ये एक डांसर है, ये लो जी, ये एक बच्चा पैदा हुआ है, ये एक सिंगर है, ये लो जी, ये एक बच्चा पैदा हुआ है, ये बहुत बड़ा होकर लीडर बनेगा? ऐसा कुछ नहीं होता है। हमारी जो
प्रोग्रामिंग्स होती हैं, जो एजुकेशन होती है, उसके बिहाफ पे हम जो भी बनते हैं। तो दोस्तों लीडरशिप बहुत रिक्वायर्ड है इस बिजनेस के अंदर, तो हमें बहुत सारा काम करना होगा लीडरशिप के ऊपर। हम अगली स्लाइड के ऊपर आएंगे, नेक्स्ट स्लाइड। ये फोटो आप देख रहे होंगे। हमें सबसे पहले इस बिजनेस में करना क्या होगा, हमें 6 लोगों को स्पॉन्सर करना है। कितने लोगों को? 6 लोगों को। 6 मैंने क्यों बोला दोस्तों? 6 लोगों को मैंने इसलिए बोला, इसमें बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है आपके एक्टिव और इफेक्टिव अपलाइन से काउंसलिंग। इनिशियली जैसा दीपक सर बोलते हैं, जैसा बाली सर बोलते हैं, सबसे पहले हमें 6 लोगों को स्पॉन्सर करना है, क्योंकि इस कंपनी के जो सभी इनकम्स हैं, जो 7 इनकम है, वो हमें 6 लोगों को अगर हम ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनाते हैं तो वो हमें मिल जाती है। और जैसे ही हम इन 6 नेटवर्क को हैंडल करने की क्षमता हासिल कर लेते हैं, तब हम अपने अपलाइन से काउंसिल करके फिर हम अपनी 8, 12, 16 और सो ऑन उतनी लैग ओपन कर सकते हैं। बट सबसे पहला जो हमें कदम उठाना है, वो हमें 6 लोगों को स्पॉन्सर करना है। और स्पॉन्सर करने के लिए वंस अगेन वही 7 बेसिक्स और 7 मिस्टेक्स काम आती हैं, जो मैं आगे डिस्कस करूंगा। बट ग्राउंड रियलिटी क्या है कि हमें कम से कम 6 लोगों को स्पॉन्सर करना है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों, मैंने अक्सर लोगों को देखा है शुरुआत में जब लोग बात करते हैं कि सर हमें क्या करना है, इनिशियल लेवल पे हमें क्या करना है, तो हमें प्रोडक्ट बेचने हैं या हमें लोगों को जोड़ना है, हमें एक्चुअली करना क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें 6 लोगों को स्पॉन्सर, यानी आप ऐसे समझिए हमें 6 फैक्ट्री ओपन कर देनी है। और आप देख रहे होंगे हर इंडिविजुअल के नीचे कुछ लोग हैं, और उसके बाद हमें यही चीज मदद करनी है इन लोगों के साथ कि इनके भी 6 और उससे ज्यादा लोग स्पॉन्सर हो सकें। ये हमारे नेटवर्क बिजनेस का सबसे बेसिक और पहला कदम है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आएंगे। इसके साथ ही साथ हमें ध्यान रखना है पावर ऑफ 3। दोस्तों ये पावर ऑफ 3, सबसे पहले तो हमें 3 पावर्स का इस्तेमाल करना है, पावर ऑफ यूनिटी, पावर ऑफ सबमिशन और पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स। दोस्तों पावर ऑफ यूनिटी से मेरा मतलब है कि ये एक टीम गेम है। हमें टीम के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलना है, हमें टीम की तरह प्ले करना है। इंडिविजुअलिटी पे कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर काम नहीं करना। मैंने अक्सर इस बिजनेस में लोगों को इंडिविजुअलिटी के ऊपर काम करते हुए देखा है, वो अपने आप को प्रमोट करने में लग जाते हैं या अकेले सारा कुछ करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों याद रखना, हम इस बिजनेस को सीखते हुए करने वाले हैं और हमें सिखाना भी है साथ ही साथ। तो हमें पावर ऑफ यूनिटी के ऊपर ध्यान देना है, इंडिविजुअलिटी के ऊपर से दिमाग हटा लेना है। साथ ही साथ पावर ऑफ सबमिशन। पावर ऑफ सबमिशन का मतलब ये होता है दोस्तों, हम अपने एक्टिव इफेक्टिव अपलाइन को अपने आप को पूरी तरीके से सरेंडर कर दें। जो भी हमारे अपलाइन है, जो भी एक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन है, फिर हम अपना दिमाग बिल्कुल ना लगाएं। एक बार क्या हुआ, एक आदमी पहाड़ पे था, उसका पैर फिसला और अचानक वो एक खाई में गिरने वाला था और उसके हाथ एक पेड़ की जो जड़ थी वो हाथ लग गई, जिसको पकड़ के वो लटक रहा था और नीचे बहुत गहरी खाई थी। अगर वो उस टहनी को छोड़ देता तो उसकी मृत्यु हो जाती। दोस्त उस आदमी ने चिल्लाना शुरू कर दिया, कोई है जो मेरी जान बचा सकता है, कोई है जो मेरी जान बचा सकता है। तो थोड़ी देर चिल्लाने के बाद एक आवाज आई, जैसे आकाशवाणी होती है उस तरीके से एक आवाज आई। उस आवाज ने बोला कि मैं भगवान हूं या मैं खुदा हूं या मैं जो भी हूं, मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूं, तुम इस पेड़ की जड़ को छोड़ दो। मैं रिपीट करता हूं, उस आवाज ने बोला कि मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूं, तुम इस जड़ को, पेड़ की जड़ को छोड़ दो। दोस्तों उस आदमी ने दोबारा से चिल्लाया, कोई और है जो मुझे बचा सकता है, कोई और है जो मुझे बचा सकता है। दोस्तों इस घटना का मतलब ये है कि उसने मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन उस आवाज के ऊपर उसको भरोसा नहीं था। और जब आप उस आवाज के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते तो फिर आप अपने हिसाब से सारी कहानी चलाते हैं और आपकी सफलता और आपकी फेलियर फिर आपका रिस्क बन जाती है। तो दोस्तों पावर ऑफ सबमिशन का मतलब है हम अपने आप को सरेंडर कर दें अपने एक्टिव इफेक्टिव अपलाइन के ऊपर। और अगर सरेंडर नहीं करते, ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी अन्य कंपनी में बहुत अच्छे लीडर रहे हो और आप सरेंडर ना करना चाहते हो, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर आप ब्लेम नहीं करेंगे। फिर आपको ब्लेम नहीं करना है कि मेरी ग्रोथ नहीं हुई। जनरली लोग क्या करते हैं, सरेंडर नहीं होते हैं और अपलाइंस को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं।
हमें अपलाइन को ब्लेम नहीं करना है, या तो हम सबमिशन में आए या फिर ब्लेम मोड में आए, बीच का कोई रास्ता नहीं होता। और दोस्तों भरोसे के बारे में मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, ये 99% भी जीरो होता है, ये 99% भी जीरो होता है, ये सिर्फ और सिर्फ 100% ही होता है। यानी आप अगर भरोसा करते हैं, आप अगर सरेंडर करते हैं, आप अगर सबमिशन करते हैं, तो आपको 100% ही करना होगा। अगर 99% भी करेंगे तो वो काम का नहीं है। और तीसरी पावर पे अगर हम आते हैं तो वो पावर है पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स। दोस्तों हमें अपने शब्दों का बहुत खास ख्याल रखना है। हमारे मुंह से अगर शब्द निकल गए तो हमें उसे फॉलो करने की कोशिश करनी है। और वैसे भी आप देखिए इस दुनिया में हम करते क्या है, अपने शब्दों को साबित करने के लिए तो हम जिंदगी जीते हैं। आप गौर कीजिए, आप कोई भी काम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं या तो अपने आप को या दुनिया में किसी को कुछ शब्द दे दिए हैं, उन शब्दों को हकीकत में बदलने के लिए ही हम काम करते हैं। तो दोस्तों ऐसा भी कहा जाता है, योर वर्ड इज योर वर्ल्ड, आपके शब्द ही आपका संसार होते हैं। तो अगर हम किसी डाउनलाइन को या अपलाइन को कोई शब्द देते हैं तो हमें उनको वैल्यू करना है। अगर हमने किसी डाउनलाइन को बोल दिया कि हम उस समय मीटिंग करने आएंगे, तो हम मीटिंग करने आएंगे। दोस्तों बाली सर जैसे व्यक्ति इन चीजों का बहुत ध्यान रखते हैं। मैंने बाली सर से एक मीटिंग फिक्स करवाई और मीटिंग फिक्स करी थी अगले महीने के लिए। मतलब जैसे आज मान लीजिए 22 तारीख है और अगले महीने की 22 तारीख के लिए मैंने बाली सर से समय लिया, और बीच में 2 तारीख को बाली सर को कुछ जरूरी काम आया तो उन्होंने स्पेशली मुझे फोन किया, राजीव 22 तारीख का समय तुमने लिया हुआ है और उस समय पे मुझे बहुत अर्जेंट एक मीटिंग आ रही है, अगर आप अलाउड करो तो मैं दूसरी मीटिंग लूं। दोस्त मैं उस दिन बहुत इंस्पायर हुआ था बाली सर से। इतने बड़े लेवल के इंसान अगर इस तरह की छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हैं तभी वो इतने बड़े लेवल पे पहुंचे। तो हमारे मुंह से निकला हुआ एक भी शब्द हमारी और हमारी टीम के लिए बहुत कीमती होता है। तो दोस्तों चाहे वो टीम हो या अपलाइन हो, अगर हमने अपलाइन से बोल दिया कि मैं इस महीने ब्रॉन्ज करूंगा, तो दोस्तों हमें इस तरीके से काम करना चाहिए कि फिर वो ब्रॉन्ज होना चाहिए। क्योंकि जहां आप अपने शब्द की वैल्यू करना सीख जाते हैं फिर उसी हिसाब से आपको वैल्यू भी मिलनी शुरू हो जाती है। तो दोस्तों ये 3 पावर हमें यूज करनी है और 3 रूल्स हमें फॉलो करने हैं जो हम कभी भी मैशअप नहीं करेंगे। पहली चीज, हमें किसी के धन, ईगो या स्पाउस इनके साथ खिलवाड़ नहीं करना है। दोस्तों हर आदमी का पैसा बहुत कीमती होता है, हर आदमी बहुत मुश्किल से पैसे को कमाता है, हर आदमी के लिए उसका पैसा बहुत वैल्यू रखता है। हमारे एक गलत और लापरवाही भरे स्टेटमेंट से उस पैसे का नुकसान हो सकता है। और दोस्त जब किसी व्यक्ति के पैसे का नुकसान होता है तो उसकी नजरों में हमारी इज्जत गिर जाती है। तो जब भी आप किसी व्यक्ति को कुछ खर्च करने के लिए बोलें तो एक बार सोच समझ के बोले कि क्या इसको इस पैसे की वैल्यू मिल पाएगी। जनरली हमने देखा है बहुत सारे लोगों को अननेसेसरली बहुत सारी परचेजिंग करवा देते हैं, बहुत सारा सामान खरीदवा देते हैं। तो दोस्त ऐसा नहीं करना है, क्योंकि लोग अगर आपके साथ रहेंगे तो ये अब जंग तो ऑटोमेटिक जीत जाएंगे। दूसरी चीज, ईगो। हर व्यक्ति की अपनी एक ईगो होती है, कभी भी हमें पब्लिकली उस ईगो को डिस्टर्ब नहीं करना है। किसी भी व्यक्ति की पब्लिक में हमें कोई बेइज्जती नहीं करनी है, बेशक से वो आपके डाउनलाइन हो या आपके अपलाइन हो। अगर आपके डाउनलाइन भी हैं, आपको कुछ बोलना भी है तो आपको अलग अकेले में बोलना है। और तीसरा दोस्त, स्पाउस। हम लोग इस बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं तो हमें बहुत ख्याल रखना है किस तरीके से और सलीके से हम लोगों से मिलें। दूसरा जो पावर होता है, दूसरा कार्डिनल रूल है दोस्तों, फॉर एवरी न्यू वेंचर कोऑर्डिनेट विद अपलाइन। आप कोई भी नया काम अगर इस बिजनेस में करेंगे तो एक बार अपने अपलाइन से सलाह जरूर ले लें। कई बार हमारे अंदर एक इच्छा होती है कि मैं चुपचाप ये काम कर देता हूं और पूरी दुनिया को सरप्राइज कर दूंगा और मैं फटाफट से लेवल निकाल लेता हूं और ऐसे करके ये टेक्नोलॉजी लगा के और फिर पूरी दुनिया मेरा लोहा मानेगी। दोस्त जैसे आप सोचते हैं वैसे ही सब सोचते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम अलग तरीके से सोचते हैं। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा जो आपके दिमाग में आइडिया आ रहा होता है वो बहुत सारे लोगों के दिमाग में चल रहा होता है। ये साइकोलॉजिकल पैटर्न मैं बता रहा हूँ। इस साइकोलॉजिकल पैटर्न की वजह से ही इस पूरी दुनिया में लोगों को लॉटरी में बेवकूफ बनाया जाता है या शेयर मार्केट में इसी तरीके से बेवकूफ बनाया जाता है। दोस्त आपने जो आपके दिमाग में आइडियाज आ रहे हैं वो आपका अपलाइन पहले कर चुका है। तो आपका नुकसान ना हो, आपका समय खराब ना हो, उसके लिए आपको कोई भी नए आइडिया पे काम करने से पहले अपने एक्टिव इफेक्टिव अपलाइन से बात कर लेनी चाहिए। और तीसरा, हमें कभी भी
नेगेटिविटी नहीं फैलानी है, ना तो अपने अपलाइन को, ना डाउन, सॉरी, आप अपलाइन को नेगेटिविटी बता सकते हो, ना तो डाउनलाइन को और ना ही क्रॉस लाइन को। मैंने अक्सर देखा कुछ लोगों के मन में बड़े गुबार होते हैं, मतलब नेगेटिविटी एक गैस की तरह होती है जो जब बनती है तो कहीं ना कहीं निकालनी पड़ती है। तो आपकी जितनी भी नेगेटिविटी है, आपकी जितनी भी भड़ास है, आपकी जितनी भी कुंठा है, आपकी जितनी भी परेशानियां हैं, उन सबको निकालने की सिर्फ और सिर्फ एक शानदार जगह है। जैसे हमें सुबह में प्रेशर बनता है तो हम एक खास जगह जाते हैं ना, कहीं भी कुछ नहीं करते, तो ऐसे ही आपके अंदर जो भी नेगेटिविटी आती है या कोई भी परेशानी होती है, वो हमें सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ अपलाइन के सामने निकालनी है, और डाउनलाइन और क्रॉस लाइन से कभी भी नेगेटिव चीजों के ऊपर डिस्कस नहीं करना है। दोस्त, एक बार क्या हुआ, हमारी जो शेविंग क्रीम आती है उसका जो जहां से शेविंग क्रीम डिस्पेंस होती है, उसके अंदर कुछ ऐसी प्रॉब्लम आई कि 4-5 लोगों से मुझे उसके बारे में सुनने को मिला। अब मैंने गौर किया कि वो जो 4-5 लोग थे वो सारी जगह इस बात को बोल रहे थे, सब जगह इस बात को बोल रहे थे कि यार देखो शेविंग क्रीम की जो पैकिंग है वो कितनी खराब है, वो उसका ढक्कन टूट जाता है जिसकी वजह से वो निकल जाती है। हमारे पास एक ऑप्शन ये भी है कि हम सब लोगों के अंदर इस बात को फैलाते रहें। दूसरा एक तरीका था, मैंने कंपनी को ईमेल लिखा info@mywesties.com पर कि सर ऐसे ऐसे जो हमारी शेविंग क्रीम है उसकी डिस्पेंसिंग में प्रॉब्लम आ रही है और वो ऐसे ऐसे ब्रेक हो रहा है। और उसके बाद मैंने कस्टमर केयर पे बात भी की, और दोस्त आप यकीन नहीं मानोगे, अनुकूल अग्रवाल जी का फोन मेरे पास आया। अनुकूल अग्रवाल जी जो हमारी कंपनी के को पूरा मैनेज करते हैं, उनका मेरे पास फोन आया। उन्होंने बोला कि आपने एक ईमेल किया था, वो क्या प्रॉब्लम आ रही है। मैंने उनको बताया सर जो शेविंग क्रीम का जो डिस्पेंसिंग जहां से होती है, जहां से वो निकलती है, वो ब्रेक हो रही है ढक्कन टाइट बंद करने के बाद। दोस्त, ये वो कंपनी है, सारी शेविंग क्रीम वापस मंगाई गई, सारी की सारी, जितने भी डीएलसीपीज थे, जितने भी ऑफिसेस थे, वहां से सारी शेविंग क्रीम्स को मंगाया गया और प्रॉब्लम को रेक्टिफाई किया गया और दोबारा से फ्रेश लॉट कंपनी ने आगे भेजा। दोस्तों, हम सभी लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं। जहां ये फैक्ट्री में सामान बन रहा है वहां पे कोई मिस्टेक हो सकती है, हमेशा सॉल्यूशन के ऊपर काम करें। और ये हम सब लोगों की कंपनी है, हम सब लोग मिलकर इस कंपनी का निर्माण करते हैं। वेस्टीज मतलब आप, मैं और कंपनी। तो हम जो करेंगे, हमारे जैसे बिहेवियर होंगे, वैसी इमेज इस कंपनी के बारे में पूरी दुनिया को पता लगेगी। तो दोस्त, आज के बाद अगर कोई भी नेगेटिविटी है या कोई चीज ऐसी है जो आपको समझ में नहीं आ रही, तो आपको उसे डिस्कस करना है सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ या तो अपलाइन से या फिर कंपनी के मैनेजमेंट से, राइट? और पीछे नहीं पड़ जाना है, कंप्लेन करते रहो 24 घंटे। जो प्रॉब्लम है एक बार डिस्कस कर दी, खत्म बात, कंपनी उसे ऑटोमेटिक ठीक कर लेगी। आगे की स्लाइड के ऊपर हम चलेंगे। सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है दोस्तों, 7 बेसिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे बिजनेस में, और ये 7 काम अगर हम रोज करना शुरू कर दें, आप स्लाइड में देख रहे होंगे राइट हैंड साइड पे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे लिखा हुआ है, और आप अपने पास एक ऐसी शीट तैयार कर सकते हैं। इन 7 कामों को हमें रोज करना है। जी हाँ दोस्तों, 7 कामों को हमें रोज करना है। जैसे खाना हम रोज खाते हैं, जैसे नहाते हम रोज हैं, जैसे फ्रेश हम रोज होते हैं, जैसे टूथपेस्ट हम रोज करते हैं, ऐसे ही इन 7 कामों को हमें रोज करना है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में एक नियम याद रखिएगा, ये मंकी सी मंकी डू वाला बिजनेस है। जैसा आप करेंगे वैसा आपकी टीम करेगी। इन 7 में से कोई भी ऐसा काम नहीं है जो हम बाईपास कर सकते हैं। मैं 7 काम आपको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करूंगा। अगर आप इनमें से कोई भी एक काम ऐसा है जो आप नहीं कर सकते, तो सॉरी टू से, बट आप इस बिजनेस को आज ही छोड़ दीजिए। प्रोडक्ट्स यूज कीजिए, एंजॉय कीजिए, दैट्स ऑल। लेकिन अगर आप बड़ी इनकम लेना चाहते हैं तो हमें ये 7 काम करने होंगे। और अल्टीमेटली ये 7 काम बताए हैं एक ऐसी शख्सियत ने जिसने वेस्टीज को इतने बड़े लेवल पे पहुंचा दिया। जी हाँ दोस्तों, ये 7 काम हमें गौतम बाली जी ने बताए हैं, और YouTube के ऊपर इसका एक डिटेल वीडियो भी है। मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उस वीडियो को जरूर देखें। बट इनिशियल लेवल पे मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं। सबसे पहला काम है, हमें 100% प्रोडक्ट यूज करने हैं। दोस्तों, मैं अभी नेटवर्क की बात नहीं कर रहा हूं, आपकी टीम की बात नहीं कर रहा हूं। ये वो काम है जो मुझे करना है, जो मैं करूंगा। टीम करती है या नहीं करती है मैं बिल्कुल नहीं देखूंगा। ये वो काम है जिन्हें मैं करता हूं। मैं कॉन्फिडेंस के साथ बोलूंगा कि ये वो 7 काम है जो मैं करता हूं। इसमें सबसे पहला चीज आती है दोस्तों, 100% प्रोडक्ट यूज। दोस्तों, जितने भी लीडर्स हैं ना, वो उस जुनून लेवल पे काम जाके करते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते।
हमारा मिस्ट्राल ऑफ मिलान लॉन्च हुआ था, लिपस्टिक, नेल पेंट्स, जो फीमेल कैटेगरी के जो मेकअप के सामान होते हैं वो लॉन्च हुआ था। और दोस्तों आपको सुन के हंसी आएगी, विवेक सक्सेना जी ने उस लिपस्टिक को लगा करके देखा था। मैं रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, विवेक सक्सेना जी ने उस लिपस्टिक को लगा के देखा था। और जब उनसे पूछा गया कि आप ये क्या कर रहे हो, उन्होंने बोला मेरी फैक्ट्री का माल है भाई, मेरी कंपनी का माल है, मैं फील तो करूं कि लगाते समय कैसी लगती है। दोस्त इस तरह का जुनून हमें अपने अंदर लाना होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लिपस्टिक लगा के आप घूमो, बट, और ये भी नहीं बोल रहा हूं कि जो फीमेल्स के प्रोडक्ट हैं उन्हें यूज करो, बट हमारे हर प्रोडक्ट की क्वालिटी का हमें पता होना चाहिए। मैंने जब इस बिजनेस को शुरू किया था, मैंने अपने एक मित्र को एलोवेरा दिया और वो एलोवेरा यूज करने के बाद उसे लूज मोशन लग गए। दोस्त रात को उसका फोन आया उसकी वाइफ का, और बहुत अच्छा भला बुरा उन्होंने मुझे बोला। और सच बात बताऊं तो मेरा जो भरोसा था वो हिल गया। मैंने कहा यार, अगर किसी को लूज मोशन लग जाते हैं, अगर ये प्रोडक्ट मैंने और किसी को दिए तो बड़ी दिक्कत हो सकती है। मैंने विवेक सर को फोन किया, अक्सर ये एग्जांपल आप मेरे मीटिंग्स और सेमिनार में सुनते होंगे। मैंने विवेक सर को फोन किया, सर ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। विवेक सर ने बताया कि बाबू ये इसके काम करने का तरीका है, ये पेट की क्लींजिंग करता है। और दोस्त उसके बाद से मैंने प्रोडक्ट खुद से यूज किया। आज तक मेरा वो दोस्त एलोवेरा रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल करता है और मैं भी इस्तेमाल करता हूं। पहली बार जब उसकी वाइफ ने कंप्लेंट की तो मेरा भरोसा थोड़ा सा हिल गया था, लेकिन आज अगर मुझसे कोई बोलता है कि वेस्टीज का एलोवेरा खराब है तो मेरे मुंह से सिर्फ और सिर्फ एक शब्द निकलता है कि तुम्हारा पेट जरूरत से ज्यादा खराब है, क्योंकि एलोवेरा खराब नहीं हो सकता, मैंने उसे इस्तेमाल किया है। दोस्त जब भी हम इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते हैं तो ये प्रोडक्ट्स हमें भरोसा देते हैं, और इस भरोसे की ताकत से ही हम इन प्रोडक्ट्स को शेयर करते हैं। और दूसरी बात, हमारे एक बहुत अच्छे लीडर हैं, काबिल साथी हैं, मिस्टर तेजेंद्र राणा जी, वो एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। वेस्टीज से पहले वो अपने घर का सामान किसी दुकान से परचेज किया करते थे, और वो दुकान वाला उन्हें हर साल एक कैलेंडर और एक डायरी दिया करता था। दोस्तों आज वेस्टीज में उनको लगभग 8 साल हो गए हैं, और 8 साल के अंदर आज उनकी जो इनकम है वो 10 लाख रुपए महीना के आसपास है। और इसके साथ ही साथ वो मर्सिडीज बेंज ड्राइव करते हैं। मेरठ में उन्होंने अपना मकान बनाया है, और जब वो इस बात को बहुत प्राउडली बता रहे होते हैं तो वो अपनी वाइफ से मीटिंग्स में अक्सर पूछते हैं कि अगर हम इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल नहीं करते, आज हमारे पास इन प्रोडक्ट्स को यूज करने के बाद ये सारी अचीवमेंट है, अगर नहीं करते तो क्या होता। तो उनकी वाइफ बड़े प्यार से मुस्कुरा के कहती है, सर 8 कैलेंडर 8 डायरी। तो दोस्त ये वो प्रोडक्ट हैं जो हम लोगों की किस्मत बदलते हैं, ये वो प्रोडक्ट हैं जो हमारे परिवार की सेहत बदलते हैं, और ये वो प्रोडक्ट हैं जिन्हें इस्तेमाल करके जो भरोसा हमें जागेगा, उस भरोसे से कितने लोगों की जिंदगी बदलेगी। तो दोस्त इन प्रोडक्ट्स को सबसे पहले हमें उपयोग करना है। हाँ, कुछ लोग बोलते हैं कि ये प्रोडक्ट महंगे हैं। पहली बात तो अच्छी चीज महंगी होती है। आप मुझे एक बात बताइए, ऑल्टो महंगी है, मर्सिडीज बेंज महंगी है, और लोग बेताब किसको लेने के लिए होते हैं, ऑल्टो को या मर्सिडीज को? जी हाँ दोस्तों, लोग मर्सिडीज लेने के लिए बेताब होते हैं, बेशक से वो महंगी हो। एक चीज तो याद रखें, मोस्ट ऑफ द केसेस में अच्छी चीज में क्वालिटी का ध्यान रखा जाता है। और दूसरी चीज दोस्तों, ये वेस्टीज है, आपके हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम नहीं छोड़ना चाहती। कोई भी दिक्कत अगर किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को होती है तो वेस्टीज की कोशिश ये रहती है कि हम उसे रेक्टिफाई करें। दोस्त आज हमारे पास कंसिस्टेंसी ऑफर है, आज हमारे पास प्रोडक्ट ऑफर्स हैं। अगर हम सभी प्रोडक्ट ऑफर्स का इस्तेमाल करें, जैसे कंसिस्टेंसी को अगर हम ध्यान से देखें, 100 पीवी के प्रोडक्ट या 60 पीवी के प्रोडक्ट हम 4 महीने लेते हैं, उसके बाद चौथे महीने कंप्लीट होने के बाद हमें वाउचर मिलते हैं। अगर हम सारे बेनिफिट्स को ऐड कर लें तो आज की डेट में चाय की पत्ती हमें लगभग 50 रुपए की पड़ती है। दोस्त 50 रुपए की 250 ग्राम, आप अपने आसपास देखिए, नीचे गिरने की तो कोई कीमत नहीं है। मैंने अक्सर देखा है 50-60 रुपए की 250 ग्राम जो चाय की पत्ती मार्केट में मिलती हैं, उनके अंदर केमिकल्स का उपयोग किया जाता है, वो खराब क्वालिटी की होती हैं। लेकिन अगर आज इसके पीयर्स जो इसके जैसी चाय की पत्तियां अगर मार्केट में आप देखेंगे तो वो लगभग 100 से 150 रुपए के बीच में आती हैं, और वेस्टीज में वही चाय हमें लगभग 50 रुपए की पड़ती है। आज कुकिंग ऑयल अगर हम बात करें तो लगभग 80 से 85 रुपए। मैंने ये वेरिएशन क्यों बोला है, क्योंकि अलग अलग लेवल्स के लोगों को अलग अलग रेट पड़ता है। तो दोस्त 80 से 85 रुपए लीटर, इस मूल्य में तो खराब क्वालिटी के कुकिंग ऑयल भी नहीं आते जो हमें बीमारियां देते हैं। और हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे कुकिंग ऑयल हमारी सेहत का कितना ध्यान रखते हैं। दोस्तों चाहे वो शैम्पू हो, चाहे वो हेयर ऑयल हो, चाहे वो सोप हो, एक एक प्रोडक्ट की क्वालिटी अमेजिंग है, शानदार है।
तो दोस्तों हमें इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना है, और इस्तेमाल करने के बाद जब इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते हैं तो हमें इन प्रोडक्ट्स को लोगों को बताना है। दोस्तों वेस्टीज के प्रोडक्ट के अंदर सिर्फ 2 कमियां हैं। अगर सारे अप्लायंस मुझे परमिट करें तो मैं सब लोगों के सामने आज ये राज खोल देता हूं। वेस्टीज के जो प्रोडक्ट है उनके अंदर 2 बहुत बड़ी कमियां हैं। एक कमी तो ये है कि उनके खुद के पैर नहीं है, और दूसरी कमी ये है कि उनका अपना मुंह नहीं है। 5 साल हमें अपने पैर और अपना मुंह इन प्रोडक्ट्स को देना होगा, यानी हमें इन प्रोडक्ट्स को शेयर करना होगा। दोस्तों अगर हम इन प्रोडक्ट्स को शेयर कर सकते हैं तो हम अपनी जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। एक मजे की बात आप लोगों से बताना चाहूंगा। दोस्तों मर्सिडीज हर साबुन के अंदर होती है, हर साबुन के अंदर मर्सिडीज छिपी होती है। वो मिलती उसे जो उसे उस साबुन के बारे में लोगों को बताता है। हेमा मालिनी लक्स के बारे में बताती है तो आज वो मर्सिडीज में चलती है। फेयर एंड लवली या फेयर एंड ग्लो के बारे में शाहरुख खान जी सबको बताते हैं तो वो भी मर्सिडीज में चलते हैं। और देखो मैं, तेजेंद्र राणा जी, शिवराज जी और एकता मैम, या जितने भी लोग लग्जरी कार चलाते हैं वो भी साबुन के बारे में लोगों को बताते हैं और इस तरह की लग्जरी कार चलाते हैं। तो दोस्त अगर हम अपने प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों को शेयर करेंगे तो हम एक एम्बेसडर यानी ब्रांड एम्बेसडर की तरह काम करेंगे। दोस्तों हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं हम उनको घर घर बेचने नहीं जाते, हम उनके एम्बेसडर हैं। जैसे शाहरुख खान प्रोडक्ट्स को एंडोर्स करते हैं, जैसे हेमा मालिनी प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताती हैं, जैसे अमिताभ बच्चन जी प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों को बताते हैं, ये कंपनी का मानना है कि आप ही हमारे अमिताभ बच्चन हो, आप ही हमारे शाहरुख खान हो, आप ही हमारी हेमा मालिनी हो, आप ही हमारी ऐश्वर्या राय हैं। तो दोस्त ये कंपनी हमारे ऊपर इतना भरोसा करती है। एक बात बताइए, हम सभी लोगों को पेप्सी पीने का मौका मिला है कभी ना कभी, और आप पेप्सी कंपनी में फोन कीजिए कि भाई मेरा नाम मनोज है या मेरा नाम राजीव है, मेरा नाम विजय है, एक काम करो, तुम सचिन तेंदुलकर को करोड़ों रुपए देते हो, मैं 1 करोड़ रुपए में तुम्हारा ऐड कर दूंगा, मेरे से करवा लो। क्या लगता है आपको पेप्सी आपसे ऐड करवाएगी? यस या नो? अगर नो तो फिंगर उठा करके ऐसे नो बोलिए, गर्दन नो हिला करके बोलिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अच्छा एक काम करो, पेप्सी चूंकि मना कर देगी तो आप उनको बोलिए कि एक काम करो सर, 1 करोड़ रहने दो, मैं तुम्हारा ऐड फ्री में ही कर दूंगा, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं फ्री में कर दूंगा, मेरे से ऐड करवा लो, इस बहाने मैं टीवी में पॉपुलर तो हो जाऊंगा। आपको क्या लगता है पेप्सी आपसे ऐड करवाएगी? नो, नहीं और नेवर, क्योंकि पेप्सी आपको इस लायक समझती नहीं है। पेप्सी की निगाह में आप सिर्फ एक ग्राहक हैं जिसे उसे निचोड़ना है। अच्छा एक काम करो, आप पेप्सी को बोलो ना चाहिए 1 करोड़ और फ्री में भी नहीं करूंगा, एक काम करो 5 लाख रुपए मेरे से ले लो, 5 लाख रुपए मैं दे देता हूं, एक ऐड करवा लो बस मेरे से। आपको क्या लगता है पेप्सी आपसे ऐड करवाएगी? नो। दोस्तों ये सिर्फ वेस्टीज है जो आपके और मेरे ऊपर भरोसा करती है, और वेस्टीज ने चुनाव किया है आपको और मुझे इस कंपनी का एम्बेसडर बनाने का। वेस्टीज एम्बेसडर हम बाद में बनेंगे, राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे हम अपने मन में अपने आप को एम्बेसडर मान सकते हैं। तो दोस्तों आप छोटे बन के इन प्रोडक्ट्स को बेचने की कोशिश ना करें, ये बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, आप इनको एक एम्बेसडर की तरह प्रमोट करें, आप लोगों को इसके बारे में बताएं, आप बताइए कि स्पिरुलिना खाने से ये होता है, आप बताएं एलोवेरा खाने के ये फायदे हैं, आप बताइए नोनी खाने से इम्यूनिटी बढ़ती है, आप लोगों को बताइए कि कोरोना में अगर आप कोलेस्ट्रॉल सुबह दोपहर शाम 2-2 कैप्सूल खाते रहेंगे तो आपको कोरोना होने की संभावनाएं ना के बराबर हो जाएंगी, आपकी इम्यूनिटी बिल्ड हो जाएगी। दोस्तों यू आर अ सॉल्यूशन प्रोवाइडर। अब किसी की किस्मत ही अगर खराब हो, किसी की सर पे शनि नाचे, तो इसमें आपका क्या दोष है? दोस्तों हमें कॉन्फिडेंस के साथ, सीना चौड़ा करते हुए, सर ऊंचा रखते हुए इन प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों को बताना है। दोस्त हमसे ज्यादा ताकतवर और दमदार आवाज में हमारे प्रोडक्ट बोलते हैं, हमें बढ़ा चढ़ा के बोलने की जरूरत नहीं है, हमारे प्रोडक्टों को बोलने दीजिए, बस हमारा काम है इन प्रोडक्ट्स को लोगों को बताना है। जिसको लगेगा कि मुझे यूज करने चाहिए वो लेगा। और दोस्त आपके कहने के तरीके से भी बहुत कुछ मायने रखता है। ये 2 काम करने के बाद दोस्तों तीसरा काम हमारा आता है लिस्ट मेकिंग। दोस्त जिसको भी हम जानते हैं और जिसको भी हम नहीं जानते हैं, हर उस आदमी की लिस्ट बनानी है। इसके बारे में भी आगे चल के मैं डिटेल्ड एक प्रोग्राम इसी सेशन में मैं करूंगा, लिस्ट बिल्डिंग एंड इनवाइटिंग। ये नेटवर्क मार्केटिंग में एक बहुत बड़ा चैप्टर है, इनमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है, किन किन चीजों का ध्यान नहीं रखना है, आगे आने वाले सेशन में मैं इसमें डिटेल में बात करूंगा। लिस्ट बिल्डिंग
लिस्ट हमारा रॉ मटेरियल है। मैं रिपीट कर रहा हूं, लिस्ट हमारा रॉ मटेरियल है। कोई भी दुकानदार, या मान लीजिए कोई मिठाई बनाने वाला आदमी है, उसके रॉ मटेरियल क्या होते हैं? दूध, घी, चीनी, इन्हीं चीजों को मिलाकर के वो मिठाई बनाता है। तो दोस्त, वो जितनी चीज बेचना चाहता है उससे ज्यादा उसे रॉ मटेरियल लाना होगा। किसी भी धंधे में रॉ मटेरियल चाहिए होता है, और नेटवर्क मार्केटिंग में जो रॉ मटेरियल है वो है लिस्ट। और लिस्ट का एक चीज ध्यान रखें, सबसे पहले हम लिस्ट बनाएंगे अपने जानने वाले लोगों की। जितने लोगों को हम जानते हैं हम उन सबकी लिस्ट बनाएंगे। अब यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम हमारे सामने आता है। कुछ लोगों से हमारा 36 का आंकड़ा होता है, या कुछ लोगों की निगाह में हम अपने आप को छोटा मानते हैं। वो कुछ ऐसे रिश्तेदार भी हो सकते हैं, कुछ ऐसे दोस्त भी हो सकते हैं। दोस्तों, हमने अमीरी और गरीबी के कुछ नियम सीखे थे, याद है आपको? अमीर लोग अपनी सेवाएं और अपनी वस्तुओं को बेचने से नहीं शर्माते, और गरीब लोग अपनी क्वालिटी और प्रोडक्ट्स को बेचने से शर्माते हैं। और मेरा ऐसा यकीन है कि आज लगभग 650-700 लोग जो भी हैं वो सब अमीर लोग हैं। तो हम अपने प्रोडक्ट्स के बारे में और अपने बिजनेस के बारे में बताने से बिल्कुल नहीं शर्माएंगे। और उससे पहला काम हमें करना पड़ेगा कि हम अपने सभी जानने वालों की लिस्ट बनाएंगे, और इसे आगे फर्दर कैटेगराइज किया जाता है हॉट एंड कोल्ड लिस्ट में। इसके फर्दर जो कैटेगराइजेशन है वो मैं आगे आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन जितनी बड़ी हमारी लिस्ट होगी उतना बड़ा हमारा टर्नओवर होगा, या उसकी संभावनाएं हो जाती हैं। दोस्तों, कितनी बनानी चाहिए? पहले दिन कम से कम 100 लोगों की लिस्ट हमें बनानी चाहिए। पहले दिन जब भी आप शुरुआत करें, अगर आपके पास ऑलरेडी लिस्ट है, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि सभी लोगों के पास लिस्ट है, और अगर नहीं है तो आज हम लोग 100 लोगों की लिस्ट बनाएंगे और अपने अपलाइन को वो लिस्ट का फोटो व्हाट्सएप करेंगे। मैं सभी अपलाइन से काउंसिल करके पूछूंगा, और कल भी आपको एक काम दिया गया था और मैं उसके बारे में आपके अपलाइन से इसकी जानकारी ले रहा हूं। एक नई एक्टिविटी आप लोगों को मैं दे रहा हूं। 100 लोगों की लिस्ट हमें बनानी है, और कम से कम 2 से 5 नाम हमें रोज ऐड करने हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, 2 से 5 नाम हमें डेली ऐड करने हैं। और मैंने जिससे सीखा है वो तो इतने बड़े कलाकार थे। एक बार हम ट्रेन में ट्रेवल कर रहे थे, और कुछ लोगों को लगता है कि उनकी लिस्ट खत्म हो गई है। दोस्तों, तो मेरे जो गुरु हैं, मैंने उनसे एक चीज सीखी कि आप अपनी लिस्ट में जो नाम आपके दिमाग में आते हैं ना, उन्हें भी लिख दीजिए, उन्हें भी लिख दीजिए। और एक नया प्रोस्पेक्टिंग का तरीका बताता हूं। जैसे मान लीजिए हम ट्रेन में चल रहे हैं, तो सामने एक आदमी बैठा हुआ है। ये मैंने अपने सीनियर से सीखा, जो मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूं। इस तरीके से आपकी लिस्ट में कभी कमी नहीं आने वाली है। हम और वो ट्रैवल कर रहे थे एक जगह, तो उन्होंने क्या काम किया, हमारे सामने वाली सीट पे एक आदमी सज्जन बैठे हुए थे। उन्होंने उस सज्जन के कंधे पे हाथ मारा, अरे विजय तू। अब सामने वाला आदमी बोला, भाई साहब मैं विजय नहीं हूं। क्या बात कर रहा, मजाक मत कर। बोले, नहीं भाई साहब, मैं विजय नहीं हूं। बोले, यार हूबहू विजय जैसी शक्ल है जिसके साथ में 8वीं क्लास में पढ़ा करता था, बिल्कुल डिट्टो। कभी दिल्ली आओगे तो मैं आपको उनसे मिलवाऊंगा। वैसे आपका नाम क्या है? अब वो बोलेगा, मेरा नाम मोहन है। अच्छा मोहन जी, आपका नंबर क्या है? यार कसम से आप बड़ी शानदार पर्सनैलिटी हो, आप बिल्कुल मेरे दोस्त विजय से मिलते हो, अपना नंबर बताना जरा। ये एक ऐसी घटना आपने उसके साथ घटित कर दी, वो जिंदगी भर आपको याद रखने वाला है। और जब 2 दिन 3 दिन 4 दिन के बाद आप उस आदमी को फोन कीजिए, मोहन जी कैसे हैं आप, और आपको याद होगा ट्रेन में बात हुई थी और अभी अभी थोड़ी देर पहले मैं विजय से मिला था और उसे देखते ही मुझे आपकी याद आ गई। दिस इज कॉल्ड रिलेशन बिल्डिंग। दोस्तों, हमें लिस्ट बनानी है, और ऐसा आप कितने लोगों के साथ कर सकते हैं? ऐसा हम हर आदमी के साथ कर सकते हैं। हमारे को जो भी जंतु 2 टांग पे चलता हुआ नजर आए, चिंपैंजी को छोड़ के, उसका नाम हमें अपनी लिस्ट में शामिल कर लेना है। हाँ, बंदर और चिंपैंजी कभी कभी 2 टांग पे चलते हैं, उनका नाम हमें नहीं लिखना है। इसके अलावा जितने लोग 2 टांग पे चलते हैं, सबके नाम और नंबर हमें अपनी लिस्ट में ऐड कर लेने हैं। 1000 लोगों का हमारा टारगेट होना चाहिए। इस बिजनेस में हम जब रिव्यू लेवल पे पहुंचते हैं, रिव्यू लेवल मतलब हमने इस बिजनेस को कैसा किया, अच्छा किया, रिजल्ट कैसे है, इस एनालाइज को करने तक हमें कम से कम 1000 लोगों का नाम अपनी लिस्ट में ऐड कर लेना चाहिए। और दोस्त, हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां थोक के रेट में लोग मिलते हैं। थोक के रेट में ना बस मिलती, ना ट्रेन मिलती, ना हवाई जहाज मिलता, ना होटल मिलता। ऐसे देश में रहते हैं हम लोग। तो कम से कम 1000 लोगों के नाम हमें लिस्ट में ऐड करने हैं, जिनको हमें प्रेजेंटेशन दिखाना है। इसके साथ ही साथ चौथा काम है इनवाइट करना। ऐसे ही किसी जूम मीटिंग पर जहां सीएनटी होने वाली है, या किसी होम मीटिंग के अंदर, या किसी ऑडिटोरियम के अंदर, या 1-on-1, या
अपने अपलाइन के साथ हमें इनवाइट करना है मीटिंग देखने के लिए, और उसके साथ ही प्लान दिखाना है, प्रेजेंटेशन करना है। ये एक अलग से टॉपिक रहेगा, शो द प्लान, प्लान दिखाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को हेजिटेशन होती है, बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है। और मैं आपको एक बात बता दूं, इस बिजनेस में अगर आपको करोड़पति होना है तो आपको प्लान दिखाना सीखना होगा। जब तक आप अपने अपलाइन के ऊपर डिपेंडेंट है प्लान दिखवाने के लिए, आप इस बिजनेस में पैसा नहीं कमाएंगे। और आप इस बिजनेस में जितने लोगों ने पैसा कमाया, उनकी सबसे बड़ी खूबी है कि वो प्लान दिखाना जानते हैं। राइट, आगे बढ़ते हैं। टीम वर्क, जो मैं सबसे पहले डिस्कस कर चुका हूं, टीम वर्क इस बिजनेस में बहुत जरूरी है। हमें सब लोगों के साथ मिलकर के इस काम को करना है। और सातवां और सबसे लास्ट काम, जिसे हम बोलते हैं फॉलो अप। दोस्तों, सीखने को किसी से भी सीखा जा सकता है। आप उन सारे मजनुओं से सीख सकते हो जो खड़े रहते हैं कॉलेज के बाहर और फॉलो अप करते रहते हैं। दोस्तों, फॉलो अप हमें तब तक करना है, तब तक करना है, तब तक करना है, जब तक कोई भी आदमी हमारे नेटवर्क में नहीं आ जाता। और खास करके मैं आपको बता दूं, जितने भी अन्य कंपनियों के नेटवर्कर हैं, आप रिलेशन बिल्डिंग करना शुरू कर दीजिए। हमारे शिवराज जी एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं, सारे झरने और सारी नदियां फाइनली बह के सागर में मिलते हैं। आपने देखा होगा, कोई भी नदी हो किसी ना किसी सागर में जाके गिरती है। और कोई भी नेटवर्कर क्यों ना हो, फाइनली आएगा वेस्टीज में ही, क्योंकि यही एक ऐसी कंपनी है जहां फाइनली हर नेटवर्कर को आना है। अब वो 1 महीने में आए, 2 महीने में आए, 1 साल में आए, 7 साल में आए, या कभी भी आए, बट हर नेटवर्कर को फॉलो कीजिए। और जीता जागता उदाहरण आपके सामने बैठा हुआ है। विवेक सक्सेना जी ने लगातार 2 साल मुझे फॉलो किया। दोस्तों, मैंने उनका फोन भी उठाना बंद कर दिया था, लेकिन लगातार उन्होंने फोन किया। और जब मेरे साथ एक ऐसी प्रॉब्लम हुई, यानी सही समय तक हमें इंतजार करना है। एक शब्द को लिख लीजिए, अगर कोई नेटवर्कर या कोई व्यक्ति आपके नेटवर्क में नहीं आ रहा है, तो सिर्फ इसका मतलब यह है कि अभी उसका समय नहीं हुआ है। आप लगातार फॉलो अप करते रहिए, जब सही समय आएगा तो वो व्यक्ति आपके नेटवर्क में आएगा। इस बीच में आपको रिलेशन बिल्डिंग के ऊपर बहुत फोकस करना है। दोस्तों, 2 साल बाद मैंने और अपने साथियों के साथ एज अ ग्रोरिच एसोसिएट ज्वाइन किया, और आज अप्लायंस के आशीर्वाद से, विवेक सर की डायरेक्शन और लीड्स की वजह से, सिद्धार्थ जी के आशीर्वाद की वजह से लगभग 70 से 80 लाख पीवी का टर्नओवर होता है। और दोस्तों, अभी कोरोना की वजह से डाउन है, अदरवाइज ये करोड़ से भी ऊपर चला गया था। तो ये विवेक सर के फॉलो अप और पेशेंस की वजह से संभव हो पाया। दोस्तों, हमें फॉलो अप करना है पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ। और यही चीज, किसी ने मुझे मैसेज लिखा है, सर ये रिलेशन कैसे डेवलप करना है और फॉलो अप के वक्त, ये आगे आने वाले सेशन में मैं इसके ऊपर डिटेल में बात करूंगा, जिसमें अपलाइन, डाउनलाइन एंड प्रोस्पेक्ट रिलेशनशिप के ऊपर एक टॉपिक है, जिसके ऊपर मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। अभी हमारे पास समय की थोड़ी कमी है, आप बने रहिए, 15 दिन के अंदर आपको वही सब कुछ मिलने वाला है। दोस्तों, इसके ये 7 बेसिक्स हमें 5 साल प्रैक्टिस करने हैं, ये 7 बेसिक्स। और मैंने कुछ लोगों को देखा है जो इन बेसिक्स को फॉलो करना शुरू करते हैं, 1 महीने, 2 महीने या 6 महीने इस बिजनेस को करते हैं और फिर इस बिजनेस को करना छोड़ देते हैं। दोस्तों, ये 5 साल करना होगा, अदरवाइज हम, आपने वो पेंडुलम देखा है, झूलते रहेंगे इस पेंडुलम की तरह, कभी इधर और कभी इधर। लेकिन जो लोग 5 साल इन सिस्टम्स को फॉलो करते हैं, वो ही इस बिजनेस में करोड़पति और अरबपति बनते हैं। लास्ट में एक स्टोरी मैं शेयर करना चाहूंगा आप लोगों के साथ में। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं इस मीटिंग को वाइंड अप करने के लिए। एक बार क्या हुआ, ये स्टोरी उन लोगों के लिए डेडिकेटेड है जो बहुत जल्दी जल्दी कंपनियां बदलते रहते हैं, जो बहुत जल्दी जल्दी इधर उधर भागते रहते हैं। एक्चुअली ये वही लोग हैं जो इन 7 कामों को नहीं करते हैं। आपने देखा होगा, एक कस्तूरी हिरन होता है जिसके गले में कस्तूरी होती है। उस कस्तूरी की खुशबू इतनी तेज होती है कि हिरन उसके लिए बिल्कुल पागल होता रहता है और वो उसे ढूंढने के लिए इधर उधर भागता रहता है। और उस हिरन को पता ही नहीं है कि वो कस्तूरी जंगल में कहीं और नहीं, उसके गले के अंदर है। कस्तूरी हिरन उसे बोलते हैं, उसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। तो दोस्तों, इसी तरीके से हम अगर इधर उधर भागते रहते हैं तो हमें सफलता कभी नहीं मिलने वाली है। किसी भी एक कंपनी में इन 7 बेसिक्स को 5 साल फॉलो कर लीजिए, आपकी सफलता 100% आ जाएगी। तो एक छोटी सी स्टोरी उन लोगों के लिए डेडिकेट करता हूं जो लोग बहुत जल्दी जल्दी परेशान हो जाते हैं और कंपनियों में इधर उधर जाते रहते हैं। एक बार क्या हुआ, पंजाब में 2 लोगों की मीटिंग हुई, शर्त लगी। 2 लोगों में शर्त हुई कि ऐसा अगर हुआ तो
उन लोगों ने शर्त लगी कि मैं जीतूंगा या तू जीतेगा, और हारने वाले के लिए कंडीशन रखी गई कि जो भी हारेगा उसे या तो 100 प्याज खानी होंगी या 100 जूते खाने होंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं, जो भी हारेगा उसे या तो 100 प्याज खानी होंगी या 100 जूते खाने होंगे। अब बात हुई और एक शर्त और रख दी गई कि जो भी करोगे उसे पूरा करोगे, अगर बीच में छोड़ा तो दूसरा शुरू करना पड़ेगा। अब बात हो गई और शर्त हो गई, और शर्त के हिसाब से एक व्यक्ति हार गया, और जो हारने वाला था तो अब उसे चुनाव करना था कि उसे प्याज खानी है या जूते खाने हैं। तो दोस्तों जूते खाना थोड़ा सा हर आदमी को ऑकवर्ड लगता है, तो उस आदमी ने चुनाव किया कि भाई ठीक है मैं प्याज खाता हूं। 100 प्याज उसके सामने रख दी गई और उस आदमी ने प्याज खानी शुरू करी। अब 1 प्याज खाई, 2 प्याज खाई, और 3 प्याज खाते खाते उसके आंख से, नाक से, कान से, पता नहीं कहां कहां से पानी निकलने लगा। और तीसरी और चौथी प्याज खाने के बाद बोला, साहब एक काम करो, तुम मुझे जूते ही मार लो। उसने कहा ठीक है। तो कंडीशन ये थी कि दूसरी चीज चुनोगे तो वो शुरू से करनी पड़ेगी। अब जूते लाए गए और भिन भिना के उसके ऊपर पहला जब जूता मारा गया, उसके मुंह से आवाज निकली, आह। उससे दुगनी ताकत से जब दूसरा जूता मारा गया वो चिल्ला पड़ा। उससे ज्यादा ताकत से जब तीसरा जूता मारा गया वो और चीख पड़ा। और दोस्त इसी तरीके से उसको जूते पड़ते गए और वो चिल्लाता रहा, और लगभग 25 जूते खाने के बाद बोला, बस भाई बस, अब रोक दो, एक काम करो मैं प्याज खा लेता हूं। अब उसने प्याज खानी शुरू करी, और नियम क्या था, पहले से शुरू करना पड़ेगा। अब उसने पहली प्याज खाई, दूसरी प्याज खाई, तीसरी प्याज खाई, और हिम्मत करके 5 प्याज खाई। दोस्तों पता नहीं कहां कहां से पानी निकलने लगा, और पूरे दिन उसके ऊपर जूते पड़ते रहे और प्याज खाता रहा, जूते पड़ते रहे और प्याज खाता रहा, और जूते पड़ते रहे और प्याज खाता रहा। वो ये प्रोसेस तब तक चलता रहा जब तक वो बेहोश नहीं हो गया। दोस्तों बहुत अच्छे अच्छे लोगों के साथ नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा ही होता है। हम कुछ नियमों को बाईपास कर देते हैं, इन 7 बेसिक्स को बाईपास कर देते हैं, जिसकी वजह से कभी हम प्याज खाते हैं, कभी हम जूते खाते हैं, कभी हम प्याज खाते हैं और कभी हम जूते खाते हैं। मैं वंस अगेन बोलूंगा दोस्तों, 5 साल का कमिटमेंट, 7 बेसिक्स और कुछ पावर्स का इस्तेमाल एक बार लग के कर लीजिए। आप तो छोड़ो, आपकी आने वाली जनरेशन भी मजे करेंगी और एंजॉय करेंगी। तो दोस्तों आज का जो सेशन था वो यहीं तक था, और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम आपकी मुलाकात करवाते हैं हर बार एक ऐसी शख्सियत से जो इन रूल्स को, इन नियमों को फॉलो कर रहा है और सफलता हासिल कर रहा है। और दोस्तों आज ऐसी ही एक बहुत शानदार पर्सनैलिटी हमारे बीच में मौजूद है। मैं उनका नाम बताऊं, उनसे मैं बहुत प्रभावित होता हूं। मैं उनको जब भी देखता हूं तो पॉजिटिविटी की एक लहर मेरे अंदर दौड़ जाती है, और वो शख्सियत और कोई नहीं, हमारे बजरंग शर्मा जी। राठौर जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर पॉसिबल हो सके तो बजरंग शर्मा जी का कैमरा आप ऑन कर दीजिए। हम सभी साथी बजरंग शर्मा जी से सुनना पसंद करेंगे, उनकी जर्नी, उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग में क्या अचीव किया, स्पेशली वेस्टीज के अंदर, और उनके जो भी अनुभव हो वो बजरंग शर्मा जी से हम शेयर करना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे। थैंक यू गुरुदेव, थैंक यू राजीव सर, प्रणाम, नमस्कार, मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपसे तो जब से मैं पहली बार दिल्ली में मिला था तब से आपका मैं फैन हूँ, और रियली वेस्टीज ने मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया और बहुत कुछ चीज़ें आप लोगों से मैंने सीखी है। वेस्टीज की जर्नी की अगर बात करूं तो लगभग 26 महीने पहले शिवराज जी और हम लोगों ने साथ में ही शुरुआत की थी, और इसमें सबसे बड़ा रोल हमारे गुरुजनों का रहा, जिसमें सुरेश जी, पंडित जी, राजेश सर, सफदर सर और शिवराज सर, जिनकी वजह से ये बिजनेस में आने का मौका मिला। मैं अगर मेरी बात करूं तो मैं मुंबई में 2002 से मुंबई में रहता हूं। वैसे मेरी कर्म भूमि वो मुंबई है, लेकिन मेरी जन्म भूमि है वो राजस्थान है, और मैं एक कंपनी में जॉब किया करता था। 28 साल मुझे जॉब करते करते, और 2002 से मैं मुंबई में रह रहा था, और लगभग 48,000 रुपीज मेरी सैलरी यहाँ थी इस कंपनी में। 2 साल पहले मेरे जीवन में वेस्टीज आया और मैंने वेस्टीज की शुरुआत की, और कारण यही था कि बस मैं 50,000 लगभग छोड़ के आया था, तो मुझे उससे कम मंजूर नहीं था यहाँ पर, और यही कारण रहा कि पहले महीने में ही मेरा यहाँ गोल्ड का लेवल हुआ, और लगभग 55,000 की मेरी यहाँ से जो कमीशन बना वेस्टीज के माध्यम से। और फिर ये सिलसिला आगे चलता रहा, खट्टे मीठे बहुत से अनुभव आए,
इवन सबसे पहले तो परिवार ने भी साथ नहीं दिया, बहुत कुछ चीजें होती रही, लेकिन वही था, बस गुरुजनों का आशीर्वाद था और मिलजुल के आगे बढ़ते रहे। और आज क्राउन का लेवल है बहुत बड़ी नहीं, लेकिन 1 लाख रुपए प्लस की आज महीने की यहाँ से आमदनी है। और पिछले साल आप भी हमारे साथ में थे और सब लोग, जैसे कल आप बता रहे थे, मेरे जैसे इंसान का बदलना बड़ा मुश्किल है, सुबह उठना, शायद मैं भी उनमें से ही था। और मलेशिया टूर पे भी आप बहुत जल्दी सोते थे और कई बार हम सुबह आपको ढूंढते थे तो आप उठते नहीं थे। तो मैंने वहां पर देखा तो मलेशिया का जो फॉरेन ट्रिप रहा उसके अंदर 1750 लोगों के बीच हमें जाने का मौका मिला। और वहां जाने के बाद हमें लगा कि किस तरह से वेस्टीज में लोग एंजॉय करते हैं फॉरेन में आकर के, वाकई बहुत अमेजिंग ट्रिप था वो। और वजह की बात ये रही कि उस फॉरेन ट्रिप का जो वीडियो बना उसमें 1750 लोगों में से लगभग 1200 लोगों का इंटरव्यू हुआ, लेकिन हमारी टीम में से शिवराज सर, नीलम मैडम, राजेश जी और मैं, इतने ही लोग थे नए नए। लेकिन उन 1200 लोगों में से 2 लोगों का हमारा इंटरव्यू छपा उसके अंदर, जो आज भी उस वीडियो में है। वो बहुत ज्यादा मुझे इंस्पायर करता है आज भी। और इससे अगली अचीवमेंट की मैं बात करूं तो वैसे हमारे घर के ऊपर अपने पैसे से खरीदा हुआ एक स्कूटर भी नहीं हुआ करता था, लेकिन आज इस वेस्टीज के कार फंड से 19 लाख रुपए की 14 जनवरी 2020 को किया सेल्टोस कार ली। और आपने भी उस टाइम बोला था कि भाई हमारा डेस्टिनेशन लग्जरी का है, आपने इतनी महंगी क्यों ले ली, एक बार छोटी मोटी ले लेते फिर लग्जरी लेना अपने को। लेकिन पता नहीं वो कैसे इंस्पिरेशन मिली और सब लोगों का प्यार मिला तो कुल मिला के आ गई हो। तो बहुत अच्छा लग रहा है सर इस बिजनेस में आकर के। और अभी क्राउन तो खैर वो जैसे राजेश सर बोलते हैं 5 उंगलियां घी में है, तो आज सभी तरह के जो कार फंड, हाउस फंड, ट्रेवल फंड सब चीजें मिली रही है। और इस महीने से तो और ज्यादा जो ट्रेवल फंड में बढ़ोतरी कर दी गई है, और कुछ एलओबी में बहुत कुछ नया होने वाला। और रियली आपका जो सेशन हो रहा है सर वो बहुत ही इंस्पिरेबल, बहुत अलग तरह की एक लर्निंग मिल रही है। वैसे पिछले लगभग 3-3.5 महीने से एक अलग तरह की संजय सर की मीटिंग में हमें मिलता रहता था, लेकिन अभी हमारी टीम में आपने सुबह सुबह आकर के एक बहुत नया ऊर्जा का एक संचार जो लोगों ने किया, उसकी वजह से बहुत ज्यादा बेनिफिशियरी है, अच्छों लोगों को बहुत आनंद आ रहा है। और मेरी टीम की यानी इवन सभी की टीम के बहुत सारे लोग इसके अंदर बैठे हुए हैं और बहुत ज्यादा आनंद आ रहा है। बहुत कुछ एक अलग अनुभूति हो रही है सर कि कहाँ जॉब में सुबह टिफिन लेके जाना और रात को घर पे लौट के आना। और मेरी जर्नी की अगर बात करूं तो मेरी नेटवर्क मार्केटिंग का परिचय सुरेश पंडित जी मुझे रेलवे स्टेशन पे मिले थे। वो मुझे जानते नहीं थे, ना मैं उनको जानता था। हमारा परिचय मुंबई में स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पे हुआ था और वहां से हमारी इस बिजनेस की शुरुआत हुई थी। तो बहुत कुछ अलग इस इंडस्ट्री ने मुझे दिया है, जो लाख लाख धन्यवाद। और आप जैसे गुरुजनों का बहुत ज्यादा धन्यवाद, जिसकी वजह से आज लाइफ पूरी 100% चेंज हो गई है। और लॉकडाउन में भी घर पे आराम पे बैठ करके भी बहुत कुछ एंजॉय कर रहे हैं, बहुत ज्यादा अपने आप को भाग्यशाली महसूस कर रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। और इतना ही चेंजिंग नहीं आया, पूरे परिवार में चेंज आया है। मेरे पास में एक होने वाला एक भावी DUCD भी बैठा है। बिल्कुल, हम उनसे जरूर जानना चाहेंगे, उनसे कुछ 1-2 लाइन जरूर सुनना चाहेंगे, क्योंकि सीरियसली वो बहुत सारी मीटिंग्स को अटेंड करते हैं। तो मैं चाहूंगा 1 लाइन उनके मुंह से भी हम लोग सुनना चाहेंगे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, कैसे हो बेटा? ठीक। बहुत बढ़िया। दोस्तों, ये बिजनेस संस्कारों के साथ चलता है और मैं बहुत लकी हूं कि एक ऐसी लाइन ऑफ स्पॉन्सर। जी बोलिए। मैं ये बताना चाहता था, मैं स्कूल जाता था तभी मैंने अपने टीचर को, प्रिंसिपल को ज्वाइन करा दिया इस वेस्टीज में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। दोस्तों, मैं फिर वही बोलना चाहूंगा, हम लोग बहुत लकी हैं कि एक ऐसी लाइन ऑफ स्पॉन्सरिंग का हम लोग पार्ट है जहां पे संस्कार और वैल्यूज को बहुत तवज्जो दी जाती है। और यही कारण है कि हमारी आने वाली जनरेशंस भी इस बिजनेस में आज से पार्टिसिपेट कर रही हैं। दोस्तों, आज ये जो बच्चा है, ये जो सीख रहा है, आने वाले समय में किन ऊंचाइयों को छुएगा भी आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मैं बहुत अच्छे से देख पा रहा हूँ भावी फ्यूचरिस्टिक डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर को। और आप इसी तरीके से हम लोग मिलते रहेंगे, सीखते रहेंगे। थैंक यू सो मच बजरंग जी, जो आज आपने शेयर किया। और पॉजिटिविटी की एक मिसाल है बजरंग शर्मा जी। मतलब मैं कई बार पिछले लगभग 2 साल के अंदर कई बार ऐसी परिस्थितियां आई जो वह बहुत विपरीत थी, लेकिन इनको मैंने सिर्फ मुस्कुराते हुए देखा है। हर परिस्थिति में कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश करते हैं और दोस्त, भगवान भी ऐसे लोगों का साथ देता है। थैंक यू सो मच बजरंग जी और नन्हे चैंपियन, थैंक यू सो मच।
और इसी के साथ हम इस मीटिंग को कंप्लीट करेंगे आज के लिए। और आने वाले जो सेशंस हैं उसमें हम बहुत महत्वपूर्ण तथ्यों पे डिटेल में बात करेंगे, जिसमें चाहे वो अपलाइन डाउनलाइन रिलेशनशिप हो, चाहे प्रोस्पेक्ट्स के साथ रिलेशनशिप हो, चाहे वो प्लान कैसे दिखाना है, प्लान दिखाते समय हमें किन चीजों का ध्यान रखना है। और एक सबसे अमेजिंग जो सेशन होने वाला है वो दोस्तों आत्मनिर्भर प्लान, जो हमारा नया प्लान लॉन्च हुआ है उसके बारे में हम कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे एक दिन के अंदर अंदर। तो बहुत इंटरेस्टिंग चीजें अभी आनी बाकी हैं। पहले हमने अपने ऊपर काम किया और अब हम नेटवर्क मार्केटिंग के उन बेसिक्स के ऊपर काम करेंगे। और जो भी लोग इसमें कुछ सजेशन देना चाहते हैं वो अपने अपलाइन के थ्रू सजेशन जरूर दें इस मीटिंग को और अच्छा बनाने के लिए, सो दैट हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकें और उन चीजों को शेयर कर सके जो सीरियसली अपने कैरियर के लिए नेटवर्क मार्केटिंग में है। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। ओवर टू राठौर जी। खत्म हो गया ना।